कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रात का वक्त तकरीबन 8 बजे अंगद बाहर गार्डन एरिया में था और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। आज वो ऑफिस नहीं गया था, इसलिए उसका कुछ पेंडिंग वर्क था जिसके बारे में वो आशीष से डिस्कस कर रहा था। तकरीबन 10-15 मिनट बात करने के बाद वो अंदर की तरफ आया। शारदा जी डिनर की तैयारी कर रही थी। तभी वो खुद से ही बोली, आजकल स्नेहा को पता नहीं क्या हुआ है। पहले तो खाना बनाने में भी हेल्प करती थी और सर्व करने में भी, लेकिन आजकल तो खाना खाने के लिए भी नहीं आती। सुबह तो कह रही थी कि पेट दर्द है, लेकिन अब तो पेट दर्द ठीक हो गया होगा ना। वो बेशक खुद से बातें कर रही थी, लेकिन अंगद को उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। शारदा जी बेशक नहीं जानती थी कि स्नेहा डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं आ रही, लेकिन अंगद बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो संगम को इग्नोर कर सके, उससे दूर रह सके। शारदा जी किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर अचानक रुकी और वहां पर खड़ी सर्वेंट की तरफ देखकर बोली, तुम एक काम करो, जाओ जाकर स्नेहा को बुला लो, उससे कहना कि खाना लग गया है और मैं उसे बुला रही हूँ। सर्वेंट ने अपना सिर हिलाया और शारदा जी के किचन में जाने के बाद वो भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, लेकिन तभी अंगद उसे रोकते हुए बोला, 1 मिनट शीला, रुको। उसके रोकने पर वो सर्वेंट तुरंत रुक गई। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो, स्नेहा को मैं बोल दूंगा नीचे आने के लिए। मैं भी ऊपर अपने रूम की तरफ ही जा रहा हूँ। वो सर्वेंट अपना सिर हिलाकर वापस नीचे की तरफ आ गई और अंगद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आया। जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ, उसकी नज़र स्नेहा पर गई, जो बेड पर बैठी डायरी पर कुछ लिख रही थी। जैसे ही उसने अंगद को देखा, उसने तुरंत डायरी बंद कर दी और बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई। अंगद उसे देखते हुए बोला, नीचे मॉम तुम्हें बुला रही हैं, शायद डिनर लग गया है तो वो डिनर का बोल रही होंगी तुम्हें। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं ऊपर ही ठीक हूँ अंगद जी, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। नीचे संगम भी होगा और फिर वो मेरे हाथों से खाने की जिद करेगा, इसलिए मेरा नीचे जाना ठीक नहीं। अंगद तुरंत बोला, मैं जानता हूँ हम दोनों के बीच डील हुई है, लेकिन इट्स ओके, तुम नीचे जा सकती हो। स्नेहा अपनी जगह से उठी और बोली, पर मैं नहीं जाना चाहती। अंगद उसका जवाब सुनकर हैरान रह गया। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, शायद आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन आपका कोई भरोसा नहीं है अंगद जी, आप कब बदल जाएं। पहले एकदम कड़वी बातें करते थे और अब थोड़ा बहुत अच्छा बोलने लगे हैं, लेकिन अगर दोबारा बदल गए तो मेरे और मेरे संगम का क्या होगा। बड़ी मुश्किल से वो भी थोड़ा सा संभला है और मैं भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि मैं संगम से एक दूरी मेंटेन करके रखूँ। प्लीज़ आप नीचे चले जाइए और उसे अच्छे से खाना खिला दीजिएगा। और हाँ, उसे रात के वक्त दही बिल्कुल भी मत दीजिएगा, उसका पेट दर्द होता है। ये बोलकर वो बिस्तर से उठी और फिर वॉशरूम में चली गई, जबकि अंगद का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। स्नेहा का नीचे जाने से इनकार करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यूं तो वो संगम पर अपनी जान छिड़कती रहती थी, उसके आसपास घूमती रहती थी, और जब जब अंगद उसे खुद नीचे जाने के लिए कह रहा था तो वो एटीट्यूड दिखा रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था, स्नेहा जानबूझकर संगम से थोड़ा दूर रह रही थी ताकि अगर अंगद का मूड एकदम से बदल भी जाए तो दोबारा संगम इस तरह से बीमार ना पड़े। पर अंगद तो अंगद था, वो स्नेहा की पॉजिटिव साइड बिल्कुल भी नहीं देखता था। उसे अगर कुछ दिखाई देता था वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड। वो गुस्से से कांपते हुए आगे की तरफ आया और तकिया उठाकर वो डायरी देखने लगा जिस पर स्नेहा कुछ लिख रही थी। जैसे ही उसने डायरी का पन्ना खोला, उसे वहां पर एक शायरी नजर आई, लफ्ज नहीं है हम दोनों के रिश्ते में, पर एहसास बेइंतहा है। मंजिल हम दोनों की एक है, लेकिन रास्ते थोड़े जुदा हैं। कहते हैं इश्क उनसे करो जो बदले में आपको इश्क ही दें, लेकिन पता नहीं क्यों ये दिल आपकी बेरुखी पर भी फिदा है। ये शायरी पढ़ते हुए अंगद का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे स्नेहा ने ये शायरी निश्चय के लिए लिखी हो। इसलिए तो जैसे ही अंगद कमरे में आया, उसने तुरंत डायरी छुपा दी। उसने गुस्से से डायरी को वापस बेड पर फेंक दिया और अगले ही पल रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद स्नेहा वॉशरूम से बाहर निकली। उसकी नज़रें अंगद को ढूंढ रही थी। पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी।
पेट में हल्का दर्द भी था और घबराहट भी हो रही थी। नीचे तो वो जा नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप बालकनी में चली गई और वहाँ पर जाकर सोफे पर बैठ गई ताकि कुछ देर ठंडी हवा को महसूस कर सके। लेकिन कब वहाँ पर बैठे बैठे उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ संगम अंगद के हाथों खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन अंगद उसे जबरदस्ती खिला रहा था। वो मन ही मन बोला, अच्छी बात है कि तुम खुद ही नीचे नहीं आई, और अब तो मैं चाहता भी नहीं कि तुम संगम के पास आओ। तुम्हें जिसके ख्यालों में रहना है तुम रहो। मेरे बदलने की बात कर रही थी तुम, लेकिन बदल तो तुम गई हो। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम संगम के करीब आओ। जब तक तुम्हारा मन था तब तक तुमने संगम के लिए सब कुछ किया, और जब मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ तो तुम्हारे भाव बढ़ गए हैं। मतलब साफ है, जब मैं संगम को तुम्हारे पास नहीं आने दे रहा था तब तुम्हें संगम की वैल्यू थी, लेकिन अब जब तुम्हें पता लग गया कि संगम को तुम्हारी ज़रूरत है और मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ तो तुम नखरे दिखाने लगी। डू हेल विथ योर नखरा। तुम जैसी लड़कियों से डील करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर स्नेहा के लिए एक बार फिर से बेहद गुस्सा झलक रहा था। संगम जबरदस्ती उसके हाथों से खा तो रहा था, लेकिन उसे स्नेहा की याद आ रही थी। उसे खाना खिलाने के बाद अंगद रूम से बाहर निकला और खुद भी डिनर करने के बाद अपने रूम में आ गया। रूम में आकर जब उसे स्नेहा कहीं नजर नहीं आई तो उसकी आईब्रो ऊपर उठ गई। वो बालकनी की तरफ आया। उसने जब स्नेहा को वहां सोते हुए देखा तो एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो गई। वो उसे अपनी गोद में उठाने लगा, लेकिन फिर अचानक ही रुका और बोला, जिसे मेरे बेटे की परवाह नहीं, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? लगती है तुम्हें ठंड तो लगे, होती हो बीमार तो हो जाओ, मुझे क्या? ये बोलकर उसने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसे काफ़ी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। तकरीबन आधा घंटा वो यूं ही करवटें बदलता रहा और सोने की कोशिश करता रहा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी जगह से उठकर बैठा और सिगरेट पीने लगा। बालकनी में स्नेहा थी, इसलिए वो वहां नहीं गया और यूं ही बेड पर बैठे बैठे स्मोक करने लगा। 2 सिगरेट पीने के बाद वो फिर वापस लेट गया। सुकून तो उसे अभी भी आज नहीं मिला था, लेकिन अब उसकी आंखें भारी होने लगी थी और तकरीबन 15-20 मिनट में आखिर उसे नींद आ ही गई। सुबह के लगभग 7 बजे जोर जोर से शोर सुनाई दिया, अंगद जी दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ अंगद जी दरवाज़ा खोलिए। ये शोर सुनकर अंगद की आंखें खुल गई और वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। उसने बालकनी की तरफ देखा जहाँ से स्नेहा के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, तो फाइनली तुम्हें अक्ल आ ही गई। मेरा मन तो नहीं कर रहा बालकनी का दरवाज़ा खोलने का, लेकिन फिर भी खोल ही देता हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी जगह से उठा और फिर बालकनी की तरफ आया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, स्नेहा लगभग उसे धक्का देते हुए अंदर आई और सीधा वॉशरूम की तरफ भाग गई। अंगद गुस्से से चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन स्नेहा उसकी बात सुनने के लिए रुकी ही नहीं। तभी अंगद को वॉशरूम से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। उसकी आईब्रो ऊपर उठ गई थी। उसे साफ पता चल रहा था कि स्नेहा वोमिट कर रही है। सुबह सुबह उसे यूं वोमिट करते हुए देख अंगद को बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि स्नेहा ने कल रात को कुछ खाया नहीं था। वो मुंह बनाते हुए बोला, ऐसा ही होगा मोहतरमा, जब तुम फालतू के नखरे दिखाओगी। तुम्हें लगा होगा कि संगम के लिए अब मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तो मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा, तुम्हें मनाता फिरूंगा। अगर तुम डिनर नहीं करोगी तो तुम्हारे नखरे उठाऊंगा, तुम्हारे पीछे पीछे प्लेट लेकर घूमता रहूंगा। तो भूल जाओ, अब बैठी रहो वॉशरूम में वोमिट करते हुए। ये बोलते हुए उसकी नज़रें वॉशरूम के दरवाजे पर ही थी। तभी दरवाज़ा खुला और स्नेहा बाहर की तरफ आई। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने वो कितनी ही ज़्यादा थकी हो। उसने जैसे ही बाहर कदम रखा, एक बार फिर से उसे चक्कर आने लगे और वो सीधा नीचे ज़मीन पर गिरने लगी। लेकिन तभी अंगद ने तेजी से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। स्नेहा पूरी तरह से उसकी बाहों में झूल गई। उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसकी आंखें बंद देखकर अंगद ने अब पूरी तरह से उसे अपनी गोद में उठाया और फिर बिस्तर पर लिटा दिया। वो गुस्से से बोला, पहले अपना ख्याल रखना नहीं है और फिर इधर उधर गिरते पड़ते रहना है। ये संभालेगी संगम को जो खुद को नहीं संभाल सकती। पता नहीं मेरा दिमाग तब कहाँ गया था जब मैंने इसकी डील को एक्सेप्ट किया।
और इसे यहाँ मित्तल मेंशन में ले आया, लेकिन अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं इस पर वेस्ट करूँगा। ये बोलते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तकरीबन 10 मिनट में ही वो शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला और फिर अपने कपड़े पहनकर रेडी होने लगा। बीच बीच में उसकी नज़र स्नेहा पर जाती, जो बेड पर बेसुध सी लेटी हुई थी। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से रेडी हुआ और फिर अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे की तरफ आया। शारदा जी जो नीचे अंगद और स्नेहा का इंतजार कर रही थी, हमेशा वो दोनों संगम को उठाने के लिए जल्दी ही आ जाते थे, लेकिन आज तो लगभग से 9 बज गए थे, लेकिन उन दोनों में से कोई नीचे नहीं आया तो उन्हें फिक्र होने लगी थी। अंगद ने अपना जैकेट डाइनिंग टेबल की चेयर पर रखा और फिर संगम के रूम की तरफ बढ़ गया। शारदा जी ने उसे अकेले देखा तो वो तुरंत उसके पीछे पीछे आई और बोली, स्नेहा कहाँ है? अंगद चिढ़ते हुए बोला, आपको स्नेहा के अलावा और किसी चीज़ का होश है भी या नहीं मॉम, या फिर आपके लिए सिर्फ स्नेहा ही मैटर करती है? कभी कभी किसी और चीज़ पर भी ध्यान दे लिया कीजिए। शारदा जी झट से बोली, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। कल उसका पेट दर्द हो रहा था और वो डिनर के लिए भी नहीं आई। आज सुबह से भी वो नीचे नहीं आई है तो उसकी फिक्र तो होगी ही ना। अंगद मुंह बनाते हुए बोला, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। ऊपर रूम में बेहोश बेड पर लेटी हुई है वो। डॉक्टर को बुला लीजिएगा और अगर आपके पास ज़्यादा वक्त हो तो उसके पीछे प्लेट ले लेकर घूमिएगा और उसे अपने हाथों से खिला भी दीजिएगा। यही तो वो चाहती है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की अटेंशन। पर मेरे पास उस पर वेस्ट करने के लिए ज़रा सा भी टाइम नहीं। ये बोलते हुए अब उसने संगम के गाल पर अपना हाथ रखा और फिर उसे उठाने लगा। शारदा जी ये देखकर हैरान थी कि वहाँ ऊपर रूम में स्नेहा बेहोश लेटी हुई है और अंगद को उसको कुछ पड़ी ही नहीं है। वो तुरंत रूम से बाहर निकली और जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए स्नेहा और अंगद के रूम में आई। उसे बेहोश देखकर शारदा जी की जान निकलने को हो रही थी। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर तकरीबन 20-25 मिनट में मित्तल मेंशन में आए और आकर स्नेहा का चेकअप करने लगे। शारदा जी के साथ साथ हम रूम में आभा और सुमित्रा जी भी थी। अंगद संगम को उठाने के बाद उसे दूध पिलाने के बाद खुद ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जा चुका था। पिछले 2-3 दिन से उसने अपने बिजनेस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया था, इसलिए आज उसका ऑफिस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उसे लग रहा था कि स्नेहा को सिर्फ थोड़ी वीकनेस है। उसने कल ढंग से खाना नहीं खाया तो इसलिए उसे चक्कर वगैरह आ रहे होंगे। अगर उसे ज़रा सा भी पता होता कि बात कुछ और हो सकती है और ऐसी हो सकती है जो उसके होश उड़ा सकती है, तो शायद वो ऑफिस जाने की हिम्मत कर ही नहीं पाता। वहीं डॉक्टर स्नेहा का चेकअप करने के बाद शारदा जी की तरफ देखते हुए बोले, कांग्रेचुलेसन मिसेज मित्तल, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। उसे 3 वीक्स प्रेगनेंसी है। उनकी बात सुनकर सुमित्रा जी के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया और आभा और शारदा जी का चेहरा एकदम से खिल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। शारदा जी की आंखों में हल्की नमी तैर गई थी। आभा तुरंत उनके कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, बधाई हो चाची जी, हमारी स्नेहा प्रेग्नेंट है। डॉक्टर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। शारदा जी उन्हें देखते हुए बोली, आप सच कह रही हैं ना डॉक्टर, हमारी स्नेहा सच में प्रेग्नेंट है? डॉक्टर ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, हाँ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो हैं, लेकिन एक बार अच्छे से टेस्ट हो जाए तो सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। मैंने इनके सैंपल ले लिए हैं, रिपोर्ट्स मैं आपको फ़ोन पर भेज दूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि इन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। लगता है पिछले कुछ दिनों से ढंग से खा पी नहीं रही, इसलिए काफ़ी वीकनेस आ गई है और ये कुछ स्ट्रेस में भी लग रही हैं, इसलिए आप लोगों को इन पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। शारदा जी तुरंत बोली, आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, अब मैं स्नेहा का पर्सनली ख्याल रखूंगी। मुझे रिपोर्ट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप जल्दी से मुझे रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बस 2 घंटे, खैर 15-20 मिनट में इन्हें होश आ जाएगा। उसके बाद आप इन्हें अच्छे से खाना खिला दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। उनकी बात सुनकर शारदा जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और डॉक्टर ने अपना सूटकेस उठाया और वहाँ से चले गए। सुमित्रा जी के माथे पर त्योरियां साफ नजर आ रही थी, लेकिन शारदा जी और आभा इतनी ज़्यादा खुश थीं कि उन्होंने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। बिना किसी को कुछ कहे ही सुमित्रा जी रूम से बाहर निकली और सीधा अपने रूम में आ गईं। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और गुस्से से इधर उधर टहलने लगी।
वो दांत पीसते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो स्नेहा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो संगम पहले ही घर में सबका लाडला बनकर घूमता फिर रहा है। अगर उसका कोई भाई बहन आ गया तो फिर मेरे ध्रुव के बच्चों को कौन पूछेगा। नहीं, एक बार पहले उस संगत का बच्चा इस दुनिया में आकर मेरा सारा गेम बिगाड़ चुका है, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अब पहले ध्रुव के बच्चे इस दुनिया में आएंगे और उनकी हुकूमत इस घर में होंगी। वो अंगद हर बार बाजी नहीं जीत सकता। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वहीं आभा शारदा जी की तरफ देखते हुए बोली, अगर अंगद भाई को स्नेहा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो वो कितने खुश होंगे। उसकी बात सुनकर शारदा जी का चेहरा उतर गया। उन्हें स्नेहा और अंगद के बीच हुई डील के बारे में पता था। वो जल्दी से बोली, अभी फ़िलहाल हम अंगद को कुछ नहीं बताएंगे। जब तक प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। तुम एक काम करो, तुम स्नेहा के पास बैठो, तब तक मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। आभा ने अपना सर हाँ में हिलाया और आकर स्नेहा के बगल में बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ शारदा जी भी किचन में आई और स्नेहा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी। उन्होंने उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया था ताकि स्नेहा अच्छे से खा सके। फिलहाल उसका खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वहीं आभा स्नेहा के बालों में अपना हाथ चला रही थी। वो मुस्कुराते हुए स्नेहा को देख रही थी। उसके लिए स्नेहा ऐसी थी जैसे उसकी छोटी बहन। तभी स्नेहा ने अपनी आंखों को खोला। आभा को वहां पर देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपना चेहरा इधर उधर घुमाया और एक झटके से अपनी जगह पर उठकर बैठी। तो आभा जल्दी से बोली, अरे अरे ये क्या कर रही हो, थोड़ा ध्यान से स्नेहा, अब तुम ऐसे झटके से उठ बैठ नहीं सकती। स्नेहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आभा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही स्नेहा एक बार फिर से अपनी नज़रें पूरे कमरे में घुमाने लगी थी। वो देख रही थी कि अंगद भी वहाँ पर है क्या। अपने सिर पर अपना हाथ रखकर वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या, लेकिन उसे बस इतना याद आ रहा था कि वो वोमिट करने के बाद वॉशरूम से निकली और फिर उसे चक्कर आ गए, पर अंगद ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। आभा उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोली, ऐसे हैरान क्यों हो रही हो? हैरान तो हम सबको होना चाहिए। बेशक से तुम्हारे और अंगद देवर जी के बीच लड़ाइयाँ क्यों ना होती हो, लेकिन तुमने तो सबको एकदम सरप्राइज कर दिया। अभी शादी को पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम प्रेग्नेंट भी हो गई, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अब तो मैं अपनी प्रेगनेंसी के लिए भी और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। हम दोनों की प्रेगनेंसी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बेबी शावर और बाकी सारी रस्में हम एक साथ करेंगे। आभा बोल ही रही थी और उसकी बातें सुनकर स्नेहा के होश उड़े हुए थे। वो धीमे से बोली, प्रेगनेंसी? आभा एक बार फिर से मुस्कुरा कर बोली, हाँ प्रेगनेंसी, तुम्हारी प्रेगनेंसी, तुम 3 वीक्स प्रेग्नेंट हो स्नेहा। ये बोलते हुए उसने स्नेहा का हाथ पकड़ लिया था और उसकी खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, लेकिन स्नेहा के होश उड़े हुए थे। उसका दिल धक सा रह गया। किसी भी लड़की के लिए उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और खुशियों से भरी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन स्नेहा के सामने बस अंगद का चेहरा घूम रहा था और कानों में अंगद की बातें। अंगद ने उसे कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स लेने के लिए कहा था, लेकिन उसने वो पिल्स ली ही नहीं और यूं ही अंगद को झूठ बोल दिया था कि उसने वो दवाइयाँ ले ली। और अब स्नेहा को डर लग रहा था कि अगर उसे इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उसने स्नेहा को संगम के साथ जो थोड़ा बहुत रहने की इजाज़त भी दी है वो भी स्नेहा से वो छीन लेगा, और फिर स्नेहा अपने संगम के बिना कैसे रहेगी और उसका संगम उसके बिना कैसे रहेगा। उसका हाथ खुद ब खुद उसके पेट पर आ गया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे यूं देखकर आभा हैरान हो रही थी। उसे यूं रोते देख आभा ने तुरंत उसके गालों पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम रो क्यों रही हो स्नेहा? तुम प्रेग्नेंट हो, ये बात तो खुशी की है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये आंसू। स्नेहा ने तुरंत अपने आंसुओं को साफ किया और बोली, खुश तो होना चाहती हूँ भाभी, लेकिन शायद ये खुशियाँ मेरी किस्मत में नहीं। खैर आप जाइए अपने रूम में जाकर आराम कीजिए, अब मैं ठीक हूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि शारदा जी कमरे में आते हुए बोली, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो तुम, हालत देखो कैसी बना ली है तुमने। कल सारा दिन मैं यही सोचती रही कि तुम पता नहीं क्यों इतना बदल रही हो। हाँ कल तुम्हारा पेट दर्द हो रहा था, लेकिन दवा के बाद तो तुम्हें खाना खाना चाहिए था ना।
पर अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे बदलने का कारण क्या है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में ऐसा ही होता है, खाना खाने का मन नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी, क्योंकि खाना ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि आने वाले बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह बोलते हुए शारदा जी अपने हाथ में पकड़ी हुई ट्रे स्नेहा के सामने रख दी थी। स्नेहा आंसुओं से भरी आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। आभा भी जल्दी से बोली, और यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ स्नेहा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम ऐसे उदास कैसे हो सकती हो। तुमने तो मुझे प्रेगनेंसी टिप्स दी थी, अब तुम अपनी प्रेगनेंसी में अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही हो? अच्छे से खाना खाओ और फिर अच्छे से आराम भी करो। तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए ही ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शारदा जी ने निवाला बनाया और स्नेहा के होठों की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप ये सारा खाना फिनिश करो। स्नेहा उन्हें देखते हुए बोली, आप तो जानती हैं ना माँ, अंगद जी को, उन्हें ये प्रेगनेंसी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही शारदा जी बोली, एक बार उसे पता तो चलने दो, देखना कितना खुश होगा वो। जब तनुश्री प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो पूरा घर उसने सिर पर उठा लिया था। लोग बच्चा दुनिया में आने के बाद जश्न मनाते हैं, लेकिन मेरे अंगद ने तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ कंफर्म होते ही जश्न मनाने शुरू कर दिए थे। देखना इस प्रेगनेंसी को लेकर भी अंगद उतना ही ज़्यादा खुश होगा। उसकी बात सुनकर स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी बरस रहे थे। वो जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शारदा जी को नहीं पता था कि अंगद उसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के लिए बोल रहा था, और उसने तो अंगद को बोल भी दिया था कि हाँ, उसने वो सारी दवाइयाँ ले ली है। और अब अगर उसे पता चलेगा कि स्नेहा प्रेग्नेंट है तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। अब तक तो वो फिर भी उसे संगम के साथ रहने दे रहा है, लेकिन अब तो वो उसे इस घर से बाहर निकालने में एक पल भी नहीं लगाएगा। यह सब सोचते हुए उसने कब खाना शुरू कर दिया था उसे पता ही नहीं चला। शारदा जी मुस्कुरा रही थी, ये सोचकर कि चलो स्नेहा भी अब थोड़ा बेटर फील कर रही है। उन्होंने आभा को नीचे जाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि अब आभा को भी आराम की ज़रूरत थी। आभा के नीचे जाने के बाद शारदा जी ने स्नेहा को अच्छे से खाना खिलाया और फिर उसे आराम से सोने का बोलकर खुद भी रूम से बाहर निकल गई। लेकिन स्नेहा कहाँ ही अब सो सकती थी। उसकी आंखों के सामने तो बस अंगद का चेहरा घूम रहा था, और वो भी नॉर्मल नहीं बल्कि गुस्से से लाल होता हुआ। अंगद और उसकी वो बातें जो सुनना स्नेहा के लिए उसकी बर्दाश्त से बाहर था। स्नेहा ने अपने पेट पर अपना हाथ रखा। बेशक से अभी उसकी 3 वीक्स प्रेगनेंसी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आने वाले बच्चे को महसूस कर सकती है। उसकी आंखों में आंसू एक बार फिर से आ गए। वो रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ आपका इसमें कोई कसूर नहीं है बेबी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आपके लिए संगम को नहीं खो सकती। उसमें जान बसती है मेरी, और अगर आपकी वजह से मुझे उससे दूर होना पड़ेगा तो शायद मैं आपको भी वो प्यार नहीं दे पाऊँगी जो मुझे आपको देना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप इस दुनिया में आएँ, लेकिन शायद अभी ये पॉसिबल नहीं। ये बोलकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। गर्म गर्म आंसू ना जाने कब तक उसकी आंखों के रास्तों से यूं ही बहते रहे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और अब दोपहर से रात हो चुकी थी। शाम के तकरीबन 7:30 बज गए थे। संगम हाल में बैठा था। वो कब से स्नेहा से मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन शारदा जी ने उसे ये कहकर रोका हुआ था कि स्नेहा को फिलहाल आराम की ज़रूरत है, और जब स्नेहा उठ जाएगी वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। लेकिन अब जब 7:30 बजे तक स्नेहा नीचे नहीं आई तो शारदा जी संगम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है अब तो तुम्हें ही ऊपर जाकर अपनी स्नेहा माँ को उठाना होगा संगम, वरना वो तो सुबह तक यूं ही सोती रहेगी। एक बार वो थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ बिता ले और साथ में खाना भी खा ले, उसके बाद वो बेशक से दोबारा सो जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल उसे उठना होगा। उनकी बात सुनकर संगम खुश होते हुए बोला, तो फिर मैं उन्हें उठाने जाऊं क्या दादी माँ? शारदा जी ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया तो संगम तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर स्नेहा और अंगद के रूम में चला गया। उसने दरवाज़ा खोला और सामने बेड की तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ पर स्नेहा नहीं थी। वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए बोला, आप कहाँ हो स्नेहा माँ? मैं शाम से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन आप नीचे नहीं आई, तो मैं खुद आपको लेने के लिए ऊपर आ गया। पर आप क्या मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही हो? जल्दी से मेरे सामने आओ ना स्नेहा माँ, मुझे आपको देखना है। यह बोलते हुए अब वो एक जगह पर खड़ा हो चुका था, लेकिन उसे स्नेहा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी।
उसने वॉशरूम भी चेक किया पर स्नेहा वहाँ पर भी नहीं थी, तो वो तुरंत सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया। नीचे सुमित्रा जी हाल में बैठी थी और आभा और शारदा जी डिनर की तैयारी में लगी हुई थी। संगम सीढ़ियाँ उतरते हुए बोला, दादी माँ, स्नेहा माँ तो ऊपर अपने रूम में है ही नहीं, आप जाओ ना, जाकर उन्हें ढूंढ कर लेकर आओ। मुझे मेरी स्नेहा माँ से मिलना है, उनके साथ खेलना है, उनसे बात करनी है। और आपने तो कहा था कि मेरा छोटू भाई या बहन भी आने वाला है, तो मुझे उनसे पूछना है कि वो कब आएगा। उसकी बातें सुनते हुए शारदा जी के चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशंस थे। जहां संगम की बातें सुनते हुए वो हंस रही थी, वहीं स्नेहा अपने रूम में नहीं है ये जानकर उन्हें टेंशन भी हो रही थी। आभा शारदा जी की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन स्नेहा नीचे तो आई ही नहीं चाची जी, तो स्नेहा कहाँ है? शारदा जी ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, तुम ये सब करो, मैं अभी उसे देख कर आती हूँ। ये बोलकर अब वो खुद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर स्नेहा और अंगद के रूम में आई, लेकिन उन्हें भी स्नेहा कहीं नहीं मिली। तो वो तुरंत नीचे वापस आई और स्नेहा को कॉल करने लगी, पर स्नेहा उनका कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। अंगद ने जैसे ही संगम को देखा वो हल्का सा मुस्कुराया। वहीं संगम भी तुरंत अंगद के पास आया। अंगद को लगा शायद संगम उसके साथ उसकी बात करेगा, लेकिन वो तुरंत उसके घुटनों से लगकर बोला, डैड डैड कुछ करो ना, स्नेहा माँ नहीं मिल रही है, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैं और दादी माँ दोनों ने रूम में चेक कर लिया, लेकिन वो है ही नहीं। ऊपर से उनकी तबीयत भी खराब है और मेरा छोटू भाई और छोटू बहन भी उनके पास है। वो तो अपना भी ख्याल नहीं रख पाती, तो मेरी छोटू बहन या फिर छोटू भाई का ख्याल कैसे रखेंगी? उसकी बात सुनकर अंगद के होश उड़ गए। वहीं शारदा जी और आभा के चेहरे का रंग भी एकदम फीका पड़ गया था। अंगद के लिए ये न्यूज़ बहुत बड़ी थी और वो चाहते थे कि अंगद को ये न्यूज़ अच्छे तरीके से पता चले, लेकिन संगम ने तो बिना कुछ सोचे समझे बहुत कुछ बोल दिया था। अंगद हैरानी से संगम की तरफ देखते हुए नीचे की तरफ झुका और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, ये आप क्या कह रहे हो बेटा? आपकी लिटिल सिस्टर या फिर लिटिल ब्रदर? मैं कुछ समझा नहीं। संगम ने अपना हाथ अपने माथे पर मारा और बोला, ओफो डैड, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आई क्या? जैसे मैं इस दुनिया में आया हूँ, वैसे ही स्नेहा माँ मेरी लिटिल सिस्टर और लिटिल ब्रदर को भी इस दुनिया में लाने वाली हैं। आज घर पर डॉक्टर आए थे और उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही स्नेहा माँ के पास एक बेबी आएगा जो बिल्कुल मेरी तरह क्यूट होगा। मुझे स्नेहा माँ से पूछना है कि आखिर बेबी आने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन मुझे तो स्नेहा माँ ही नहीं मिल रही, मैं उनसे बेबी के बारे में कैसे पूछूं? उसकी इस बात ने अब अंगद के लिए सब कुछ कंफर्म कर दिया था। स्नेहा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सुमित्रा जी गुस्से से आग बबूला हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब अंगद के एक्सप्रेशंस देखकर उन्हें एक अलग ही सुकून मिल रहा था। इतना तो वो भी जानती थी कि अंगद और स्नेहा के बीच प्यार जैसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसे में अभी बच्चा उन दोनों के बीच क्या आग लगाएगा, ये देखना उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला था। अंगद ने शारदा जी की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए आगे की तरफ आई और बोली, वो मैं तुम्हें फ़ोन करके बताने वाली थी अंगद, लेकिन काम के चक्कर में मैं बता नहीं पाई। सुबह स्नेहा की तबीयत खराब थी तो हमने डॉक्टर को कॉल किया था। डॉक्टर ने आकर उसका चेकअप किया और बताया कि स्नेहा प्रेग्नेंट। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया था। उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था, क्योंकि उसके कानों में स्नेहा की कही हुई बातें गूंज रही थी। स्नेहा ने उसे खुद कहा था कि उनका बेबी इस दुनिया में कभी नहीं आएगा, सिर्फ संगम ही उनका बच्चा रहेगा, तो फिर अब ये बच्चा इस दुनिया में कैसे आया? उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और शारदा जी की तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा कहाँ है? शारदा जी कुछ कहती उससे पहले ही अंगद का फ़ोन बजने लगा। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला। वो इस वक्त कोई कॉल रिसीव नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस नंबर से कॉल आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। कुछ सोचते हुए उसने कॉल रिसीव किया और फिर सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसकी आंखों में गुस्से की लाली साफ दिखाई देने लगी। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया। शारदा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, शायद स्नेहा व्यास मेंशन। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें चुप करवाया और बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ वो कहाँ है। ये बोलकर वो तुरंत अब बाहर की तरफ चला गया। वहाँ खड़े सब लोग बस अंगद की तरफ देखते रह गए।
सिटी हॉस्पिटल। स्नेहा इस वक्त एक वार्ड में बैठी थी। उसकी नज़रें सामने वॉल क्लॉक पर थी। उसने डॉक्टर को बता दिया था कि वो हॉस्पिटल क्यों आई है और डॉक्टर ने उसे वार्ड में बैठकर इंतज़ार करने के लिए बोला था। सामने ही एक नर्स बैठी थी जो शायद उस पर ध्यान रखने के लिए ही बैठी थी। स्नेहा जब डॉक्टर का इंतज़ार कर कर के थक गई तो वो उस नर्स की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर को आने में कितना वक्त लगेगा? मुझे वापस घर भी जाना है, मैं और ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रुक सकती। वो नर्स उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन आप जो ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं उसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा और हो सकता है पूरी रात आपको यहीं पर रहना पड़े। ऐसे में आप जल्दी घर जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। स्नेहा हैरानी से बोली, क्या मुझे पूरी रात यहीं पर रुकना पड़ेगा? लेकिन क्यों? मैंने तो सुना है कि स्टार्टिंग के दिनों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो नर्स अब थोड़ा सा सख्त होकर बोली, अब वो सब कुछ तो मुझे नहीं पता, जब डॉक्टर आएंगी तो आप उनसे ही पूछ लीजिएगा। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए बाहर की तरफ चली गई और स्नेहा अब वहीं पर बैठी रह गई। एक बार फिर से उसकी नज़रें सामने वॉल क्लॉक पर टिकी थी जहाँ पर तकरीबन 9 बजने वाले थे। वो खुद से ही बोली, अब तक तो संगम के डिनर का वक्त हो गया होगा, कहीं वो मुझे डिनर के लिए ढूंढ तो नहीं रहा होगा। अगर उसने मेरे हाथों से डिनर करने की जिद की तो कहीं सासू माँ मुझे चेक करने के लिए रूम में तो नहीं आ गई होंगी। और अब तक तो अंगद जी के घर आने का भी वक्त हो गया होगा। अगर वो घर आए और मैं उन्हें घर पर दिखाई नहीं दी तो कहीं उन्हें शक ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। भगवान प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना। आप तो जानते हैं ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। मेरे संगम को मैं खोना नहीं चाहती भगवान। मुझे मेरी ज़िंदगी में अब संगम से बढ़कर कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही तो इंसान है जो मुझसे बिना किसी मतलब के प्यार करता है। उसके लिए अगर मुझे खुद को भी ख़त्म करना पड़े तो मैं ना सोचूं। और जो दुनिया में नहीं आया उसके लिए मैं भला अपने दिल के टुकड़े को कैसे खुद से दूर कर दूं। ये बोलते हुए उसने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया था। उसकी आंखों में इस वक्त बेइंतहा आंसू थे और उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। वो जानती थी कि वो जो करने हॉस्पिटल आई है वो बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ संगम नज़र आ रहा था और दिल में एक डर बैठा हुआ था कि अगर उसका बच्चा दुनिया में आया तो अंगद संगम से उसे हमेशा के लिए दूर कर देगा। डॉक्टर का इंतज़ार करते हुए अब वो और ज़्यादा पैनिक होने लगी थी। आखिर वो हार कर खुद से बोली, मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए, मैं कल फिर से आ जाऊंगी, लेकिन आज। अभी वो बोल ही रही थी कि एकदम से वार्ड का दरवाज़ा खुला। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा और बोली, कितना वक्त लगा दिया आपने डॉक्टर? ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई जब उसकी नज़र सामने खड़े अंगद पर गई, जो अपनी शांत नज़रों से उसे देख रहा था। अंगद को अपने सामने देखकर स्नेहा बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि अंगद वहां पर आ सकता है। वहीं अंगद के पीछे ही डॉक्टर थे। जैसे ही अंगद ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए, डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे अंदर आने लगे। लेकिन अंगद ने अपना हाथ हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया तो डॉक्टर के कदम वहीं रुक गए। वो बेहद गहरी आवाज़ में बोला, मुझे मेरी बीवी से अकेले में बात करनी है। इतना कहते ही डॉक्टर और उनके साथ खड़ी नर्स तुरंत वहां से बाहर चली गई और जाते जाते उन्होंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। अंगद स्नेहा की तरफ आया और बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। स्नेहा कांपती हुई आवाज़ में बोली, आप यहाँ पर अंगद जी? संगम संगम भी आपके साथ आया है क्या? वो ठीक तो है ना? कहीं उसे दोबारा बुखार? अभी वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा और वो एकदम सुन्न हो गई। उसका गाल पूरा लाल हो गया था और उसने अपने गाल पर अपना हाथ रख लिया था। वो नीचे बिस्तर पर गिर गई थी और उसके बाल भी पूरे उसके चेहरे पर बिखर गए थे। अंगद उसे देखते हुए बेहद गहरी और सर्द आवाज में बोला, संगम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी और का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है और मैं यहाँ पर उसी का दिमाग ठीक करने आया हूँ। उसकी बात सुनते हुए स्नेहा ने अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस वक्त बेहद आंसू भरे हुए थे। अंगद ने एक बार फिर से उसके करीब होकर उसे उसकी बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपना अबॉर्शन करवाने की? क्या सोच रही थी तुम कि ये अबॉर्शन हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट भी थी?
उसकी बात सुनते हुए स्नेहा ने एक बार फिर से अपना चेहरा झुका लिया। वो बुरी तरह से शिविर कर रही थी। अंगद ने उसके बाजू को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ा और बोला, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम ना ही विश्वास के लायक हो और ना ही मेरे बेटे की मां बनने के लायक। अरे जो अपने बच्चे की नहीं हुई वो मेरे बेटे की कैसे हो जाएगी? आज ही तुम्हें पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम मुंह उठाकर यहाँ पर अबॉर्शन करवाने चली आई। क्या सोचकर? हाँ, क्या सोचकर आई तुम यहाँ पर? क्या अभी भी तुम्हें प्रूफ चाहिए कि क्यों मुझे तुम नहीं पसंद, क्यों मैं संगम को लेकर तुम पर ट्रस्ट नहीं करता? अब तो समझ आ गया होगा ना तुम्हें, या फिर मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है? मैं तो समझ रहा था कि तुम सौतेली माँ बनकर मेरे बेटे से बैर रखोगी, लेकिन तुम तो मेरी सोच से 2 कदम आगे निकली स्नेहा। तुम तो अपने ही बच्चे की दुश्मन निकली, और वो भी उस बच्चे की जो इस दुनिया में अभी तक आया ही नहीं। अरे थोड़ी तो शर्म की होती स्नेहा। ये बोलते हुए अंगद के चेहरे पर स्नेहा के लिए बेहिसाब गुस्सा और नफरत झलक रही थी। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए धीमे से बोली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं अंगद जी। अंगद सार्कास्टिक वे में बोला, ओह रियली, अभी भी मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ? ज़रा बताना कि क्या गलत समझ रहा हूँ मैं? मुझसे कहाँ गलती हो रही है तुम्हें समझने में? उसका सवाल सुनकर स्नेहा को समझ नहीं आया कि वो उसे क्या कहे। वो उसे कैसे समझाए कि इस वक्त उसे कैसा फील हो रहा है। इस बच्चे को खुद से दूर करते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना दिल अपने सीने से निकाल कर फेंक रही हो, लेकिन उसे फिलहाल यही सही लग रहा था। वो थोड़ी हिम्मत करके बोली, आपको ऐसा लगता है अंगद जी कि मैं इस बच्चे से प्यार नहीं करती? ऐसी कौन सी माँ होगी इस दुनिया में जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करेगी? लेकिन इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अंगद हल्का सा उसके ऊपर झुका और अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। मेरे सामने बकवास तो तुम बिल्कुल मत करना, और सफाई देने की कोशिश तो हरगिज़ भी नहीं। तुम्हारी किसी भी बात से, किसी भी दलील से तुम खुद को सही साबित नहीं कर सकती हो स्नेहा। तुम जो कर रही थी वो बहुत गलत कर रही थी, लेकिन अब तुम मेरी बात सुनो। तुम कोई नहीं होती हो इस बच्चे को अबॉर्ट करने वाली। ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा भी है। ये बेशक तुम्हारी कोख में है, लेकिन ये खून मेरा है और मैं अपने बच्चे को एक खरोंच भी नहीं पहुंचने दूंगा। वैसे तो एक माँ की कोख में बच्चा सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर होता है, लेकिन तुम पर तो मैं इस चीज़ के लिए रत्ती भर भी यकीन नहीं कर सकता। इसलिए ये 9 महीने तो मुझे इसका और भी ज़्यादा ख्याल रखना होगा, और एक बार मेरा बेबी इस दुनिया में आ जाए उसके बाद तुम्हारे आज वाले इस एक्शन का रिएक्शन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से दूंगा। उसकी बात सुनकर स्नेहा बस उसकी तरफ देखती रह गई। अंगद ने अब उसकी कलाई पकड़ी और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। स्नेहा बस चुपचाप उसके साथ चलती जा रही थी। अंगद स्नेहा का हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर की तरफ लेकर आया। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और स्नेहा की तरफ देखने लगा। स्नेहा जल्दी से बोली, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए ना अंगद जी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। अंगद गुस्से से बोला, सुनता, अगर तुम सच में मेरे पास बात करने आती तो मैं तुम्हारी बात जरूर सुनता, लेकिन तुम तो सीधा यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गई, और वो भी मेरे बच्चे को ख़त्म करने के लिए। इसके बाद भी अगर मैं तुम्हारी बात सुनूं तो बेवकूफ़ तो मैं ही होऊंगा ना। इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठो, मुझे अब और कोई तमाशा नहीं चाहिए। ऑलरेडी बहुत तमाशा बना चुकी हो तुम मेरी लाइफ का। उसकी ये बात सुनकर स्नेहा बस उसकी तरफ देखती रह गई, माना फिलहाल वो गिल्टी थी, लेकिन उसने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि वो अंगद की लाइफ का तमाशा बनाए, बल्कि तमाशा तो उसका खुद का बन चुका था। वो एक बार फिर से कुछ बोलने को हुई, उससे पहले ही अंगद एक बार फिर से बोला, गाड़ी में बैठ रही हो या नहीं, या फिर अब मैं ज़बरदस्ती करूं तुम्हारे साथ, और फिर तुम खुद को महान प्रूफ कर मुझे लोगों के सामने गलत साबित करोगी? अगर ऐसा कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो अभी बता दो। उसकी ये बात सुनकर अब स्नेहा ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठी और अगले ही पल अंगद ने भी ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी मित्तल मेंशन पहुंची। अंगद ने गाड़ी पार्किंग एरिया में लगाई और गाड़ी से बाहर निकलने लगा। तभी स्नेहा एकदम से बोली, क्या घर में बाकी सबको भी पता है मैं कहाँ गई थी? अंगद व्यंग से मुस्कुराया और बोला, क्यों? अब तुम्हें बाकियों की टेंशन क्यों हो रही है? किसी को कुछ पता है या नहीं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है।
तुम जो करने गई वो तो तुम पूरे होशो हवास में करने गई ना। किसी के कुछ पता होने से या ना होने से तुम्हें कौन सा फर्क पड़ रहा था, या तुम कौन सा अपना फैसला बदलने वाली थी। स्नेहा अब एक बार फिर से चुप हो गई। उसे सबसे ज़्यादा डर संगम का लग रहा था। पता नहीं संगम को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला होगा या नहीं। शारदा जी ने तो अब तक उसे बता दिया होगा। वो कैसा फील कर रहा होगा, एक्साइटेड होगा या फिर उसे भी इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी कि कहीं कोई और आकर उसकी जगह ना ले ले। जहाँ तक वो अपने संगम को जानती थी, उसका संगम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या वो खुश हो रहा होगा? ये सोचते हुए ना जाने क्यों उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं अंगद जो गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ देख रहा था, उसे मुस्कुराते हुए देख वो मन ही मन बोला, ओ गॉड, कैसी लड़की हो तुम। इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी तुम बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रही हो। कांट बिलीव कोई लड़की इतनी बेहया भी हो सकती है। वहीं गाड़ी में बैठी स्नेहा संगम के बारे में सोच रही थी। पहले वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन अब वो सोच रही थी कि जब संगम को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो कितना खुश होगा वो उसके पेट को टच करेगा, अपने लिटिल ब्रदर सिस्टर से बात करने की कोशिश करेगा, कैसे कैसे सवाल करेगा। शायद वो बेबी को जल्दी से दुनिया में लाने की जिद भी करे। उस वक्त वो कितना क्यूट लगेगा। ये सोचते हुए उसकी मुस्कुराहट बढ़ती ही जा रही थी और उसकी बढ़ती हुई मुस्कुराहट अंगद को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। उसने स्नेहा की साइड का दरवाज़ा खोला और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम्हारा हंसना मुस्कुराना और खिलखिलाना पूरा हो गया हो तो क्या हम अंदर चलें? तुम्हें तो ना किसी की फिक्र है और ना ही किसी की टेंशन, लेकिन हो सकता है अंदर मेरी फैमिली को तुम्हारी टेंशन हो रही हो। उसकी बात सुनकर स्नेहा होश में आई। वो गाड़ी से बाहर निकलकर अंगद की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मेरी एक बात सुन लीजिए ना, उसके बाद बेशक से मेरी कभी कोई बात मत सुनिएगा। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, लेकिन प्लीज़ ये एक बात सुन लीजिए। अंगद उसकी बात सुन रहा था, लेकिन उसने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए थे। उसे जाते हुए देख स्नेहा को और भी ज़्यादा टेंशन होने लगी। वो जल्दी से बोली, प्लीज़ अंगद जी मेरी ये बात सुन लीजिए ना, आपको उसकी कसम जिससे आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे ही उसने कहा, अंगद की आंखों के सामने तनुश्री का चेहरा घूम गया। उसने पलटकर गुस्से से कांपते हुए स्नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं। कहानी आगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। अगर आप लोग कहानी का बोनस पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए बोनस पार्ट लाने वाली हूँ, जिस दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पार्ट होगा, क्योंकि आगे आने वाला हर एक एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।